Hello friends, welcome to BFSC Fisheries online classes. Since we all know that today is World Environment Day, so the purpose of making this video on environment and fisheries is because of the World Environment Day. So we have to know here that why we celebrate the World Environment Day and what are the relationship between the environment and the fisheries. How can we protect the environment, we will consider here, and what are the impact that are caused to for the reduction or destruction of environment, we will see. And we'll also see what are the relationship between the fisheries and the environment. So let's begin with my topic, that is environment and fisheries. सो एज़ वी नो, हम लोग जानते हैं कि फ़िशरीज़ आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, यानी 5 जून है. तो ये देखा गया जो होस्ट कंट्री है, मतलब जो होस्ट ये करते हैं, हमारी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान पार्टनरशिप करता है UNEP यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम से. और जो इसका थीम होता है वो है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन. तो हमारा पर्पस है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को सेलिब्रेट करने का, कि हम लोग जागरूकता लाएं लोगों के लिए, लोगों के मन में इन्वायरमेंट को क्यों प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, हम लोग क्या क्या ऐसा कर रहे हैं जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है. तो ऐसा एक जो रिपोर्ट है उससे मिला है बात कि फुटबॉल पिच जो हम लोग हर मतलब बनाते हैं, उसमें हर 3 सेकेंड में जो फॉरेस्ट को हम लोग काटते हैं उसके कारण लॉस हो रहा है बहुत सा. और ये भी देखा गया है कि हम लोग लास्ट सेंचुरी में बहुत वेटलैंड का भी डिस्ट्रक्शन किए हैं. और एक और सेंसस रिपोर्ट है कि एज मच एज 50% ऑफ वर्ल्ड कोरल रीफ, जो कोरल रीफ का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, एंड अप टू 90% ऑफ कोरल रीफ कुड बी लॉस इन 2050. तो ये एस्टिमेशन बताया गया है कि जिस तरह से लॉस हो रहा है कोरल रीफ का. कोरल रीफ हम आपको बता दें कि मेनली लॉस क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जो गियर यूज़ करते हैं उसके कारण, जैसे ट्रॉलनेट को हम लोग लगातार यूज़ कर रहे हैं, उसके कारण कोरल रीफ को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं हम लोग, बहुत उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है. तो ऐसा देखा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग, जो क्लाइमेट चेंज हम लोग का लगातार हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज होने के कारण जो ओजोन लेयर इफ़ेक्ट कर रहा है, अल्ट्रा वायलेट रेज इफ़ेक्ट कर रहा है, साथ में ये फिशरीज़ के साथ साथ इन्वायरमेंट के साथ साथ फिशरीज़ को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, इसकी बात हम लोग आगे करेंगे. और देखते हैं हम लोग कि टेम्परेचर के बढ़ने से फ़िशेस को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि उसके ऑक्सीजन जो वाटर में घुले होते हैं उसको वो इम्पैक्ट करता है, उसके सॉलिबिलिटी को. क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें सॉलिबिलिटी ऑक्सीजन की कम हो जाती है पॉन्ड में. तो इसकी बात भी हम लोग करेंगे. फिर हम लोग जानते हैं इकोसिस्टम का रिस्टोरेशन बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हर साल 5 जून को. और हमारा पर्पस है कि हम लोग प्लांटिंग को बढ़ावा दें, मतलब बहुत सारे पेड़ लगाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा हो तो उन चीज़ों का यूज़ करें जो कि रिसाइक्लेबल हो, और हम लोग बायोडिग्रेडेबल थिंग्स यूज़ करें, प्लास्टिक्स का यूज़ ना करें, ऐसा हम लोग देखेंगे. यहाँ पे इन्वायरमेंट डे हम लोग देखें. फिर हम लोग देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ पैंडमिक दैट इज़ ब्रॉट टू इन्वायरमेंट. जो हम लोग अभी जिस सिचुएशन से हम लोग गुज़र रहे हैं, कोविड-19 टाइम्स, एज़ वी ऑल नो, सो जो हम लोग थिंग्स यूज़ कर रहे हैं इस पैंडमिक में, वो मेनली इफ़ेक्ट कर रहा है इन्वायरमेंट को. क्योंकि हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि कोविड-19 सिचुएशन में हम लोग को घर में रहने को कहा गया है. तो वैसे लोग जो कि मराइन प्रोटेक्टेड एरिया में काम करते हैं या फिर सेंचुरीज़ में काम करते हैं, वो लोग भी घर में हैं. तो ऐसे में उन सब में जो वर्ल्ड प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, सेंचुरीज़ ये सब में काम करते हैं, वैसे लोग ना रहने से उनमें बहुत देखा गया है कि डिस्टर्ब हो गए हैं सारे इन्वायरमेंट, और जो प्लांट रिलेशन है, एनिमल रिलेशन है, वो सब में इफ़ेक्ट पड़ा है. साथ में हम लोग ये भी देखे हैं कि घर में रहने के कारण हम लोग उन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जैसे प्लास्टिक. हम लोग घर में
बहुत चीज़ें मंगा रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, साथ में हम लोग ऑनलाइन फूड का भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें वैसे प्लास्टिक्स यूज़ होते हैं जिसका जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इससे भी हम लोग एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिर हम लोग पीपीई किट जो मास्क यूज़ करते हैं, ये सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स हैं जो कि इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। तो इनका यूज़ ना किया जाए तो हम लोग वैसे चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं जो कि डिग्रेडेबल हो। तो हम ये आगे बात करेंगे कि हम लोग क्या करें जो कि हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन्वायरमेंट को। फिर जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, हम लोग ये देखते हैं कि फिशरीज़ और एग्रीकल्चर में रिलेशन है, साथ में इन्वायरमेंट में रिलेशन है। तो जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि गाड़ी और ये सब नहीं चल रहे हैं आजकल, बहुत मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन में बहुत वो को जो हम लोग लॉकडाउन सिचुएशन से गुजरे, तो ये सारे चीज़ बाधित हो गए हैं। तो इस कारण ऑर्गेनिक थिंग्स जो कि यूज़ होते हैं एग्रीकल्चर में या फिर फिशरीज़ में, तो ये सारे यूज़ ना होने के कारण उनका वेस्टेज हो रहा है। फिर हम लोग देखते हैं मेडिकल और क्लिनिकल थिंग्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे पीपीई किट, ये सारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है, इससे भी इन्वायरमेंट को हार्म पहुंच रहा है। फिर है इकोसिस्टम एट रिस्क। हमारा इकोसिस्टम रिस्क में है क्योंकि हम लोग जो थिंग्स यूज़ कर रहे हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट पहुंचा रहा है, मतलब हमारे इन्वायरमेंट को इससे बहुत नुकसान पहुंच रहा है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि ये जो थिंग्स होते हैं जैसे पीपीई किट और मास्क, ये सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट में अगर हम लोग उसको फेंक दें तो वो बहुत साल लग जाते हैं उसके डिकम्पोज होने में। तो ये सारे इफ़ेक्ट हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि इसका इन फिशरीज़ में क्या इन्वायरमेंट में फिशरीज़ में क्या रिलेशन है यहाँ। तो जो इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट का फिशरीज़ पे वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रिएंट फिशेस को ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, पर अगर वो एक्सेस अमाउंट में हो जाए तो वो फिश में यूट्रोफिकेशंस कर सकते हैं। जैसे न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट बेनिफिशियल है एक्सटेंसिव कल्चर सिस्टम के लिए, लेकिन अगर वो एक्सेसिव लोड में आ जाए तो वो एक्वाकल्चर प्रोडक्शन में उसका हार्म भी होता है। यूएनसीडी सीईडी के एजेंडा नंबर 21 से ये पता चला है कि मैनी टाइप्स ऑफ एक्वाकल्चर कैन कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू इन्वायरमेंट इम्प्रूवमेंट। मतलब एक्वाकल्चर बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट करता है इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि एक्वाकल्चर में इन्वायरमेंट क्या इम्प्रूवमेंट ला रहा है, मतलब एग्रीकल्चर कैसे हम लोग इन्वायरमेंट और एक्वाकल्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक्वाकल्चर यहाँ पे मेन पर्पस क्या है, एक्वाकल्चर आखिर क्या होता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि एक्वाकल्चर की जो एक्टिविटी है उसका मतलब होता है कि हम लोग फ़िश या सेलफिश को प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। लेकिन एक्वाकल्चर सस्टेनेबल एक्टिविटी हो सकता है, लेकिन वो अगर सोशली और मतलब इन्वायरमेंटली हो तो वो एक्वाकल्चर मतलब उसका प्रैक्टिस अच्छा हो सकता है। मतलब वो सस्टेनेबल एक्टिविटी तब होगा जब हम लोग उसको सोशली और इन्वायरमेंटली दोनों तरीके से चलाएं। तो हम लोग आगे देखेंगे कि सस्टेनेबल एक्टिविटी हम लोग क्या समझते हैं सस्टेनेबल एक्टिविटी से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग का इन्वायरमेंट फिशरीज़ में हेल्प करता है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि प्रैक्टिसेस हैं बहुत सारे, जैसे इंटीग्रेटेड फ़िश फार्मिंग। इसमें क्या होता है कि हम लोग फ़िश कल्चर के साथ साथ और भी यूजेस ला सकते हैं। जैसे हम लोग राइस का इंटीग्रेशन कर सकते हैं फ़िश के साथ, हम लोग एजोला इंटीग्रेशन कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर इंटीग्रेशन कर सकते हैं, साथ में सेरी कल्चर यानी कि जो हनी बी ये सब होते हैं, सिल्क वॉर्म जो हम लोग यूज़ करते हैं सेरी मतलब, और फिर मशरूम के इंटीग्रेशन के साथ साथ। तो जैसा कि फिगर में दिख रहा है हम लोग डक का फार्मिंग कर सकते हैं इसमें,
मतलब डक और फिशेस का एक साथ। और उसके बाद पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं हम लोग, कैटल कल्चर यानी कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर सकते हैं कैटल के साथ, फिर पिग के साथ इंटीग्रेशन हो सकता है, और साथ में हॉर्टिकल्चर के साथ हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ़िश और राइस कल्चर कैसे होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि राइस फील्ड और फिश दोनों का एक साथ कल्चर होता है। तो राइस फील्ड जो डाइक्स या एम्बैंकमेंट्स होते हैं उसमें राइस को लगाया जाता है, और इससे दोनों वैरायटीज़ यानी फ़िशेस को भी फ़ायदा होता है और राइस कल्चर में भी आसानी होती है। इसमें राइस वैरायटी जैसे तुलसी, पनीधान, CR2607, ये सारे राजा रजन, ये सारे राइस के वैरायटीज़ है जिसका कल्चर होता है फ़िश के साथ। और यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर और टर्बिडिटी के साथ दोनों का अच्छा फ़ायदा हो सकता है दोनों को। तो जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, फ़िश के साथ हम लोग राइस का प्लांटेशन करते हैं और दोनों दोनों में अच्छा इम्प्रूवमेंट हो सकता है ऐसा करने से। फिर दूसरी बात होती है एज़ोला की। एज़ोला एक फर्न होता है जो कि फ्री फ्लोटिंग होता है, और इसका मेन पर यूज़ होता है कि अगर हम लोग इसको एक मैट के जैसा अगर ये बिछा रहे तो वो मॉस्किटोज़ को नहीं लगने देता। तो इस तरह एक तरह का नाइट्रोजनस बायो फर्टिलाइज़र है। तो ये फूड के जैसा भी हेल्प करता है ग्रास कार्प को, क्योंकि ग्रास कार्प के लिए ये फीड माना जाता है। तो हम लोग एज़ोला का इंटीग्रेशन कर सकते हैं फ़िश के साथ साथ। फिर हम लोग तीसरा देखेंगे हॉर्टिकल्चर इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है, जो डाइक्स होते हैं पॉन्ड के, उसमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लगाए जाते हैं जो कि फूड या क्रॉप्स या वेजिटेबल्स के हो सकते हैं। तो जो फ़िश का उसमें जो भी वेस्ट मटेरियल है वो पॉन्ड्स, ये जो हम लोग प्लांट लगाते हैं उसके लिए बेनिफिशियल्स हो सकते हैं, और जो भी फ्रूट्स निकल के आते हैं वो सारे फ़िश के फीड में हेल्प करते हैं। तो ये जो फिगर में दिखाया हुआ है, यहाँ पे दिखाया हुआ है कैसे हम लोग हॉर्टिकल्चर और फ़िश को साथ साथ करते हैं। मतलब यहाँ पे कोकोनट ट्री लगे हुए हैं, और साथ में हम लोग नीचे में जो पॉन्ड है उसमें फ़िश का कल्चर हो रहा है। फिर हम लोग देखते हैं कि फ़िश सेरीकल्चर का मतलब क्या होता है। फ़िश सेरीकल्चर का मतलब होता है यहाँ पे मलबेरी मेनली प्रोड्यूस होता है, सिल्क वॉर्म प्राइमरी कंज्यूमर होता है, और सेकेंडरी कंज्यूमर इसमें फ़िश होती है, और इंसेक्ट सिल्क वॉर्म जो इसका फेसेस होता है। तो इसमें हम लोग फिगर में जैसा दिखा हुआ है, इसमें हम लोग देखते हैं कि पहले तो फ़िश के लिए सिल्कवॉर्म कैसे यूज़फुल होता है। यहाँ पे एक साइक्लिंग होता है जिसमें फ़िश का प्राइमरी कंज्यूमर जो होता है वो होता है सिल्कवॉर्म, और फ़िश सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, और इससे वो इंसेक्ट करता है जो भी सिल्कवॉर्म वेस्ट रहते हैं उसको। इस तरह हम लोग मलबेरी प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि फ़िश मशरूम इंटीग्रेशंस क्या होता है। मतलब मशरूम और फ़िश को हम लोग कैसे दोनों को साथ में कल्चर कर सकते हैं। तो इसके लिए एक सिस्टम दिया हुआ है फिगर में, जिसमें मशरूम और फ़िश को साथ साथ कल्चर किया जाता है। इससे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं मशरूम से, वो फ़िश के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं उसके फीड के लिए, और जो फ़िश का वेस्ट होता है वो मशरूम को जल्दी जल्दी ग्रो करने में हेल्पफुल होता है। तो ये तो बात हुई हमारे जो भी हम लोग अभी तक देखे इंटीग्रेशन की फ़िश, जिसमें हम लोग देखे इंटीग्रेटेड फ़िश फार्मिंग क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि लाइव स्टॉक कैसे हेल्प करता है फ़िश के कल्चर में। तो लाइव स्टॉक का मतलब है जैसे कि हम लोग साथ में बफलोज़ को ग्रो करें, चिकन चिकन को ग्रो करें, और साथ में फ़िश, प्लांट्स, ये सारे को एक साथ करना। तो ये लाइव स्टॉक हेल्प करते हैं दोनों, मतलब एक साथ ग्रो करने से इसमें हम लोग इकोनॉमिकली इसमें इनरिच हो सकते हैं, और हम लोग को इससे फ़ायदा होता है। मतलब दोनों को, लाइव स्टॉक को भी और फिश को कल्चर को भी। तो इस तरह से टाइम भी सेव हो सकता है, और साथ में कम एरिया में हम लोग दोनों का कल्चर कर सकते हैं। तो हम लोग जो कर रहे हैं, जैसे बहुत ऐसा चीज़ें भी हम लोग यूज़ करते हैं फ़िश कल्चर में, जो कि हमारे फ़िशेस को
को इम्पैक्ट पहुंचाता है, साथ में उसके साथ साथ इन्वायरमेंट को भी इम्पैक्ट पहुंचाता है। तो हम लोग जो सबसे पहला यूज़ होता है जो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करता है वो है पेस्टिसाइड्स का यूज़। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में देखा गया है जो फ्राइज फिश कल्चर में हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये हम लोग इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जो हम लोग डैमेज करते हैं पेस्टिसाइड से उस रिड्यूस करता है। वेस्ट वाटर फेड फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर एंड coastal mollusk and seaweed farming can be used to recover excess nutrient and thereby reducing risk of eutrophication etc। जो यूट्रोफिकेशन हम लोग बहुत सारा वो जो यूज़ करते हैं न्यूट्रिएंट, उससे यूट्रोफिकेशन का केस हो सकता है। तो उसके लिए वेस्ट वाटर फेड फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर करके, कोस्टल मॉलस्क और सीवीड फार्मिंग करके हम लोग एक्सेस न्यूट्रिएंट को रिकवर कर सकते हैं। फिर तीसरा होता है सेंचुरी का डेवलपमेंट करके, मतलब एक मराइन प्रोटेक्टेड एरिया होगा या फिर सेंचुरीज़ का डेवलपमेंट करके वो स्पीसीज जो कि एक्सटिंक्ट हो सकते हैं उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग उसके लिए सेंचुरीज़ का डेवलपमेंट कर सकते हैं जिससे फ़िश को कंजर्व किया जा सकता है, जो फिशेस एक्सटिंक्ट हो रही हैं। तो इम्पैक्ट क्या क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट हैव बीन एसोसिएटेड मेनली विथ हाई इनपुट हाई आउटपुट इंटेंसिव सिस्टम means culture of salmonids in raceway and cages, the effect of which can include nutrient and organic enrichment of recipient water resulting in buildup of anoxygenic sediment, changes in benthic communities and eutrophication of lakes। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग अगर बहुत सारा कल्चर करें साल्मोनेट्स का रेसवे और केजेस में तो इसका इफ़ेक्ट होता है एनऑक्सीजनिक, मतलब उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उसके साथ साथ बेंथिक कम्युनिटी और यूट्रोफिकेशंस भी हो सकते हैं लेक्स में। फिर दूसरा बात जो इम्पैक्ट होता है वो होता है लार्ज स्केल श्रिम्प कल्चर से, जिससे कि अगर हम लोग बहुत लार्ज स्केल में श्रिम्प कल्चर करें तो इससे वेटलैंड डिग्रेडेशन हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं उसमें ब्रैकिश वाटर और फ्रेश वाटर दोनों का यूज़ है। तो इससे अगर हम लोग लार्ज स्केल में उसका कल्चर करें तो इससे डिग्रेडेशन हो सकता है वेटलैंड का, लोकलाइज वाटर पोल्यूशन एंड सैलिनेशन प्रॉब्लम, मतलब बहुत ज़्यादा सैलिनिटी बढ़ जाएगी उस केस में। मिस एप्लीकेशन ऑफ केमिकल्स, मतलब केमिकल्स का उसका अच्छे से यूज़ ना करना, मतलब एक्सेस अमाउंट में करना, ऐसा भी हो सकता है। कलेक्शन ऑफ सीड फ्रॉम द वाइल्ड, मतलब वैसे एग्जॉटिक स्पीसीज़ को लाना जिससे कि इन्वायरमेंट में इफ़ेक्ट पड़ता है, तो हम लोग ऐसा प्रैक्टिस ना करें तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जॉटिक स्पीसीज़ जो हम लोग के जो इंडिजिनस स्पीसीज़ हैं उसको हार्म पहुंचा दे, क्योंकि उनका ग्रोथ फास्ट होता है। तो ऐसा हो सकता है कि हमारे इंडिजिनस स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो जाए उसके इंट्रोडक्शन ऑफ एग्जॉटिक स्पीसीज़ एंड ओवर यूज़ ऑफ फिशरीज रिसोर्सेज एज फीड inputs have also raised concern in some locations। फिर जो चौथा इम्पैक्ट है वो है मोलस्क कल्चर हैज़ रिजल्टेड इन लोकल एनॉक्सिया ऑफ बॉटम सेडिमेंट एंड इंक्रीज सिल्टेशन। अगर हम लोग मोलस्क का कल्चर बहुत ज़्यादा करें तो इससे एनॉक्सिया का कंडीशन हो सकता है और साथ में सिल्टेशन भी इंक्रीज हो सकता है। Acute in intensive cage culture and shrimp culture, in which problem of self-pollution and transmission of disease have occurred in areas where the high density of farm requires the use of water contaminated by neighboring installation with significant losses of farm stock and financial return। जब हम लोग इंटेंसिव कल्चर और श्रिम्प कल्चर बहुत ज़्यादा करें तो इससे सेल्फ पोल्यूशन, मतलब उसमें ही पोल्यूशन हो सकता है और साथ में डिजीज़ भी हो सकते हैं। जहाँ जो फार्म की जो डेंसिटी है वो हाई होती है वहाँ, और साथ में हम लोग वो वाटर जो यूज़ करते हैं वो कॉन्टामिनेटेड हो सकता है, इससे डिजीज़ होने का चांसेस होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
तो हम लोग उन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं जो ये 10 स्टेप्स दिखाए हुए हैं फिगर में। वो इंडिकेट करता है कि हम लोग क्या प्रैक्टिस करेंगे जिससे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहला प्रैक्टिस है रिड्यूस, रीयूज़ एंड रीसाइकल। मतलब हम लोग उन चीज़ों का यूज़ ना करें जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उन चीज़ों का यूज़ करें जो कि बायोडिग्रेडेबल है, और रीयूज़ को बढ़ावा दें। मतलब प्लास्टिक्स का यूज़ ना करें, ज़्यादातर नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें का यूज़ करें जो कि रिसाइक्लेबल हो। और दूसरा होता है वॉलेंटियर, मतलब हम लोग जागरूकता लाए और लोगों को क्लीनिनेस के लिए मतलब चुने कि क्लीनिनेस कैसे हो सकता है। फिर तीसरा होता है एजुकेट करना। हमारा मेन पर्पस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का है लोगों में जागरूकता लाना। तो इसमें सबसे पहले जागरूकता हम लोग पीपल्स को एजुकेट करके ला सकते हैं। अगर उनको इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के बारे में पता हो तो उनका वो अच्छे से समझ लेंगे अगर कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना क्यों ज़रूरी है। तो इसमें मतलब हमारा ये सक्सेस होगा कि हम लोग इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। फिर चौथा होता है कंज़र्व वाटर करके, मतलब हम लोग वाटर को कैसे कंज़र्व कर सकते हैं। तो इस पे हम लोग ज़्यादा वाटर का यूज़ ना करें, उससे हो सकता है। फिर पांचवा यूज़ हो सकता है चूज़ सस्टेनेबल, मतलब सस्टेनेबल एक्टिविटी को बढ़ावा करके हम लोग इन्वायरमेंट के साथ साथ फिशरीज़ को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर होता है शॉप वाइजली, मतलब उन चीज़ों का शॉपिंग ना करें, जैसे प्लास्टिक्स में यूज़ ना करें, सामान को ना लें क्योंकि उससे इन्वायरमेंट को नुकसान होता है, क्योंकि वो प्लास्टिक इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर होता है यूज़ लॉन्ग लास्टिंग लाइट बल्ब, मतलब एलईडी बल्ब्स का यूज़ करके हम लोग इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एफिशिएंसी ज़्यादा तो होती ही है, साथ में मतलब इलेक्ट्रिसिटी का वो ज़्यादा यूज़ नहीं करते एलईडी बल्ब्स। फिर होता है प्लांट अ ट्री, मतलब हम लोग ये देखें कि हम लोग हर मतलब इन्वायरमेंट डे के का मतलब ऐसा कोशिश करें कि हम लोग ट्री को कट ना करें और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्री को लगाएं। ऐसा हम लोग मतलब हर रोज़ कर सकते हैं। फिर डोंट सेंड केमिकल्स इनटू आवर वाटरवेज, मतलब जब हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में जो केमिकल्स रिलीज़ होती हैं वो मेनली इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाता है। तो साथ में फिशरीज़ में जो फ़िश वाटर है उसको हम लोग देखते हैं कि वो नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए हम लोग केमिकल का यूज़ ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये केमिकल्स जो होते हैं वो फिशरीज़ को मतलब पॉन्ड्स को तो नुकसान पहुंचाते हैं। ये एक तरह का सर्कुलेशन हो जाता है, क्योंकि वो बायो अक्यूमुलेशन हो सकता है, उससे बायो मैग्निफिकेशन हो सकता है। अगर वो फ़िश वो केमिकल को खा ले या फिर उसको फीड में ले ले तो वो केमिकल इनडायरेक्टली फिर अक्यूमुलेट हो जाते हैं फिशेस में और फिर ये ह्यूमंस तक आ सकते हैं। तो इस तरह ये सारे लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर बाइक मोर ड्राइव लेस, इसका मतलब है कि हम लोग इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेनली ऐसे चीज़ का यूज़ करें जो कि इन्वायरमेंट को ना नुकसान पहुंचाए। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि हम लोग अगर साइकिल्स का यूज़ करें तो इससे जो पेट्रोल्स होते हैं उसका जो पोल्यूशन होता है वो ना हो सकता है उससे, और इस तरह हम लोग इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग फिशरीज़ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और हम लोग को फिशेस को प्रोटेक्ट करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फ़िश एक एक्सीलेंट रिसाइकल है जो कि न्यूट्रन को रिसाइकल्स करता है, जो कि एल्गा और अदर बॉटम लेवल जो स्पीसीज़ होते हैं उसको ज़रूरत है सरवाइव करने के लिए, और इसके बदले वो सपोर्ट करता है इकोसिस्टम को। तो इस तरह हम लोग देखते हैं एक लिंक है फिश और एल्गा बॉटम लेवल का, जो कि न्यूट्रिएंट्स को फीड करते हैं और इस तरह इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरा होता है इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, कि फ़िश इकोनॉमिकली क्या कंट्रीब्यूट कर रही हैं इन्वायरमेंट में। तो हम लोग जानते हैं
बहुत से लोग का जीवन फिशरीज़ पे डिपेंडेंट है। तो ये फिशरीज़ से उनका घर चलता है और वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है फिशरीज़ पे। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि वो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन भी देता है फिशेस। फिर साथ में होता है इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम सर्विसेज का मतलब होता है कैसे ह्यूमन वेलफेयर के लिए फिशरीज सपोर्ट करता है। तो वो इन इकोसिस्टम के लिए कैसे यूज़फुल हो सकता है उसकी बात की जा रही है। फिर होता है इलेक्ट्रो रिसेप्शन इन फिशेस। रिसेप्शन इन फिशेस कुछ स्पीसीज में ऑफ फिशेस में पाए जाते हैं। ये एक यूनिक मतलब एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं किसी किसी फिशेस में। तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रो रिसेप्शन का क्या मतलब। ये इलेक्ट्रो रिसेप्शन एक बायोलॉजिकल एबिलिटी है जिससे फिशेस इलेक्ट्रिक इम्पल्स को परसीव कर सकते हैं। तो इसका मेन फंक्शन होता है ऑब्जेक्ट लोकेशन के लिए। मतलब ये हेल्प करेगा कि फीडिंग और नेविगेशन में जब डार्क इन्वायरमेंट होंगे और ओरिएंटेशन और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगा तब उस केस में इलेक्ट्रो रिसेप्शन हेल्प करता है फिशेस को। तो ये कभी कभी और लोगों को मतलब जो नेविगेटर होते हैं उनको हेल्प करता है। इससे फिशेस वे फिश जैसे पल्स स्पीसीज में पाया जाता है। ये मेनली जो वेव स्पीशीज होते हैं फिशेस के और पल्स स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन जनरेट करते हैं उन सारे फिशेस में ये होता है। तो ये एक तरह का इलेक्ट्रो रिसेप्शन यूनिकनेस है फिशेस में। इसलिए हम लोग ये सोचते हैं कि फ़िश को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। फिर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या थ्रेट्स हैं जो फ़िश को हार्म पहुंचाते हैं। तो सबसे पहला थ्रेट क्लाइमेट चेंज है जो कि मेनली ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो सकता है। मतलब टेम्परेचर के चेंज होने से ये मेनली इन्वायरमेंट के चेंज होने के कारण होता है क्योंकि इन्वायरमेंट हर समय कांस्टेंट नहीं है। बहुत सारे एक्टिविटीज़ ऐसे होते हैं जैसे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो उससे फ्रेश वाटर रिसोर्स में कमी आ रही है। तो ये सारे इफ़ेक्ट होते हैं जो कि क्लाइमेट में चेंज होते हैं और ये इससे फिशेस एक्सटिंक्ट हो रही हैं क्योंकि फ्रेश वाटर रिसोर्सेज की कमी हो रही है। तो इस कारण ये सारे लॉस हो सकते हैं फिशेस में। दूसरा होता है हैबिटेट लॉस के कारण। मतलब बहुत सारे हैबिटेट लॉस हो रहे मतलब बहुत सारे हम देखते हैं कि फिशरीज़ का जो मेन एरिया होता है जैसे कि रिवर सूख रहे हैं जहाँ पे पॉन्ड्स हो सकते हैं वहाँ पॉन्ड्स अभी सूख रहे हैं। देख सकते हैं हम लोग कि वहाँ पे जहाँ पहले पॉन्ड होता था वहाँ पॉन्ड सूखने के कारण अब वो एक सेंचुरी बन गया जिसमें हम लोग देखते हैं कि वहाँ बर्ड्स रहते हैं। तो इस सारे हैबिटेट लॉस हो रहे हैं। फिर तीसरा है ओवर फिशिंग। मतलब हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि क्योंकि बहुत सारे रूल्स हैं कि फ़िशिंग नहीं करना है पर बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ओवर फिशिंग करते हैं जितना रूल होता है उसके अगेंस्ट जाकर। तो इससे ओवर फिशिंग से फिशेस को हार्म पहुंचता है। फिर हम लोग बाय कैच रिडक्शन डिवाइस नहीं यूज़ करते जिससे टर्टल्स को भी हार्म पहुंच रहा है और वैसे छोटी छोटी मछलियां भी हम लोग पकड़ लेते हैं जो कि अभी उनको और चाहिए कि वो अभी सरवाइव करे और वो रहे। तो ऐसे में ओवर फिशिंग के कारण फिशेस को हार्म हो रहा है। फिर है ओशन पोल्यूशन मतलब कि हम लोग जो भी जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं वो सारे वेस्ट को डाल रहे हैं तो उससे ओशन पोल्यूट हो रहा है। जो हम लोग घर में जो सीवेज डालते हैं वो भी थ्रेट्स हो सकते हैं ओशन पोल्यूशन के लिए। फिर और हम लोग जो यूज़ करते हैं थिंग्स जैसे जो कि नॉन रीयूजेबल होता है वो भी हम लोग वेस्ट डाल देते हैं जो कि पानी को वेस्ट करता है। अभी हम लोग हाल फिलहाल में देखे थे कोविड के समय जो बहुत लोग मरे तो फिर उनकी जो डेड बॉडीज़ थी उनको भी लोग पानी में बहा दिए। इससे फ़िश को हार्म बहुत पहुंचा क्योंकि इससे पोल्यूशन हुआ। तो ये सारे थ्रेट्स हो सकते हैं फिशेस को। फिर हम लोग देखते हैं हम लोग कैसे फ़िश को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग वाटर पोल्यूशन ना करके फ़िश को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस तरह फ़िश को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई फ़िश और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट होने की।
तो अगर आपको आज के लिए इतना ही था। हम लोग आज देखें कि हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे क्यों सेलिब्रेट किए, फिर हम लोग देखें कि इन्वायरमेंट और फिशरीज़ के बीच में क्या कनेक्शन है और दोनों को क्या इम्पैक्ट पहुंचाया जा रहा है, मतलब उसमें थ्रेट्स क्या क्या थे, और फिर हम लोग देखें कि हम लोग कैसे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक इट। थैंक यू सो मच।